Hello, welcome to my channel Science with Mosmi. Let's start our chapter. Today we are going to start NCERT textbook of science class 9th chapter 11th work and energy part 2. If you like the video then please subscribe my channel, like and share it and press the bell icon so that you can get the notification of the latest chapter uploaded by me. In this part we are going to discuss about the energy एंड द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जैसे कि हमारी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऐसे बहुत सारे होते हैं. तो फिर हम डिटेली पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में और पोटेंशियल एनर्जी के कुछ ही भाग. तो काइनेटिक एनर्जी जैसे आप जानते हैं ई के वो हो जाएगा कैसे हाफ एम वी स्क्वायर, ये भी हम करने वाले हैं. तो फिर आइए डिटेल में पढ़ाई शुरू करते हैं. ऐसे हमारे पार्ट 1 में हमने थोड़ा सा पार्ट कवर किया है. तो फिर एनर्जी शुरू किए थे तो हमने पढ़ा था कि लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट एनर्जी. तो एनर्जी के बिना हमारी लाइफ जैसे हम कल्पना नहीं कर सकते. अगर आपके मम्मी बोलते हैं बेटा थोड़ा काम कर लो, मुझे सफाई में मदद कर लो, तो आप बोलते हो मम्मी मैं थक गया हूँ, मेरा एनर्जी नहीं है. मतलब काम करने के लिए चाहिए एनर्जी. तो फिर आप समझ रहे हैं ना, अगर आपकी एनर्जी नहीं है ना तो लाइफ नहीं है. यानी कि कुछ काम करने का आपको एबिलिटी नहीं है. ठीक है. तो ये एनर्जी हमको आता कहाँ से है? ये एनर्जी का बिगेस्ट सोर्स होता है हमारी सन होता है हमारे बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कि नेचुरल है. तो ये नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है. पर इसके सिवा और भी कई सारे सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, जैसे कि ये न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स हुआ, उससे हमारे कई सारी इंडस्ट्री चलती है. और फिर हमारी अर्थ के इंटीरियर से भी हमको एनर्जी मिलती है, टाइड से भी एनर्जी मिलती है. और हमने एक्टिविटी 11.5 भी देखे थे. अभी हम शुरू करेंगे यहाँ से. ठीक है. द वर्ड एनर्जी इज ऑफन यूज्ड इन आवर डेली लाइफ. तो हमारी दिन प्रतिदिन के दिनचर्या में हम कई बार ये एनर्जी वर्ड यूज करते हैं. ये हमको बहुत ही अच्छी तरह हम एक्वेंटेड है. इट इज़ वेरी ऑफन यूज्ड. बट इन साइंस वी गिव इट ए डेफिनाइट एंड प्रिसाइज मीनिंग. अगर साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, साइंटिफिक व्यू से हम देखें, तो इसका एक डेफिनाइट एंड प्रिसाइज मीनिंग है कि किसे हम कहेंगे एनर्जी. तो जैसे कि चलो कंसिडर करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं. इसमें क्या है, हम एक फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल को आप देखे हैं. फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल क्या करता है, जाकर एक स्टेशनरी विकेट को वो हिट करता है, उसमें वो स्ट्राइक करता है. तो फिर क्या होता है, ये विकेट जो है वो पूरा जाके और कहीं दूसरा थ्रो ना हुए होके गिरता है ना. आप देखे होंगे क्रिकेट मैच. तो उसमें क्या है और क्या है, जैसे एन ऑब्जेक्ट व्हेन रेज्ड टू ए सर्टेन हाइट, किसी वस्तु को हम कुछ ही ऊंचाई तक उठाए, उसको ऊपर उठाए, तो क्या हुआ, तो उसका इट गेट्स द कैपेबिलिटी टू डू वर्क. वो जो वस्तु जिसको हमने ऑब्जेक्ट को ऊंचाई तक उठाया, उसका एक कैपेसिटी डेवलप करता है टू डू वर्क. यू मस्ट हैव सीन दैट व्हेन, आप देखे होंगे कि एक हैमर, कारपेंटर को देखे हैं, हैमर एक हथौड़ा लेके वो कील ठोकता है. तो फिर क्या करता है, कील के ऊपर वो हैमर से अपना धक्का मारता है. तो फिर नेल प्लेस्ड ऑन ए पीस ऑफ वुड. तो फिर जब वो नेल के ऊपर हैमर से अपना अपना फोर्स अप्लाई करता है, तो फिर क्या होता है, वो पीस ऑफ वुड के ऊपर तो फिर इट ड्राइव्स द नेल्स इनटू द वुड. तो फिर ये नेल जो है ये वुड के अंदर घुस जाता है. तो वी हैव ऑल्सो ऑब्जर्व दैट. अब यहाँ पर कई सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं. एक तो ये हैमर हुआ, सेकंड हो गया हमारे एक बच्चा क्या करता है, वाइंडिंग ए टॉय. तो अपना खिलौने वाला कार में वो अपना चाबी लगाते हो ना, तो फिर क्या मोड़ते हो उसको, तो वाइंडिंग होता है. एंड देन द टॉय इज प्लेस्ड ऑन द फ्लोर. और उसको जब फ्लोर के ऊपर छोड़ देता है उसमें चाबी दे के, तो फिर वो कार आगे बढ़ने लगता है. हाँ, ये देखे होंगे आप. और फिर आप आपके बर्थडे में या फिर फ्रेंड्स के बर्थडे में बैलून जरूर फुलाए होंगे. क्या करते हो, बैलून में आप भर देते हो एयर, और फिर जब उसे थोड़ा सा प्रेस करते हो, बैलून फूलने के बाद आपको मज़ा आता है ना, आप उसको थोड़ा प्रेस करते हो, तो फिर क्या होता है, वो तो दब जाता है. फिर जब छोड़ देते हो तो फिर ये वापस कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. तो फिर अपना ओरिजिनल शेप वो फिर रिगेन कर लेता है. पर अगर अब आपको इतना जोर किए कि प्रेस द बैलून हार्ड, अगर बहुत जोर से आपने प्रेस किया तो वो फट करके फट जाता है जैसे, और एक ब्लास्टिंग साउंड भी तो निकलता है जिससे आपको पता चला कि अरे बैलून फट गया. दूर से भी कोई ना भी देखे तो
उसे पता चल जाता है ब्लास्टिंग साउंड से कि हाँ ये बैलून फट गया। ये सारे जो एग्जाम्पल्स है उसमें आपने ये बात देखी कि ऑब्जेक्ट्स एक्वायर एक कैपेबिलिटी टू डू वर्क, ऑब्जेक्ट को एक काम करने की कैपेसिटी डेवलप होती है, कैपेबिलिटी हो जाती है, उसका वो एलिजिबिलिटी आ जाती है, वो एबल हो जाती है थ्रू डिफरेंट मीन्स, किसी ना किसी माध्यम से वो उसका कैपेबिलिटी डेवलप करता है टू डूइंग वर्क, काम करने के लिए उसका कैपेबिलिटी डेवलप करता है, उसका एबिलिटी आ जाता है करने का, उसका कैपेसिटी डेवलप करता है। तो एन ऑब्जेक्ट हैविंग ए कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज सेड टू पोजेस एनर्जी। तो किसी वस्तु में एनर्जी है, इसमें एनर्जी है कि नहीं हम कैसे जानते हैं? जबकि उसी ऑब्जेक्ट का किसी काम करने का कैपेबिलिटी होता है। अगर आप बोलेंगे कि हाँ मम्मी आज हम सारा तुम्हारा पूरा सफाई में मदद करूँगा, तो मम्मी को पता चल जाएगा कि आप में एनर्जी है। अगर आप बोलेंगे कि मम्मी मैं बिल्कुल थक गया हूँ, अब तो मुझे बिल्कुल एक गिलास पानी तक नहीं ला पाऊँगा, तो फिर मम्मी को पता चल जाएगा कि आप में और अब शक्ति नहीं बची, एनर्जी नहीं बची। ठीक है ना? तो इसी तरह से पता चलता है एन ऑब्जेक्ट हैविंग, एक ऑब्जेक्ट में एनर्जी कब है? जिसका जब इसका कैपेसिटी रहता है, कैपेबिलिटी रहता है टू डू वर्क, काम करने की आप में कैपेबिलिटी रहेगा। तो द ऑब्जेक्ट व्हिच डज नॉट डज द वर्क लूजेस एनर्जी। देखो एक चीज़ काम करता है जिस दूसरे चीज़ के ऊपर, तो एक ऑब्जेक्ट व्हिच डज वर्क लूजेस एनर्जी, जो दूसरे के ऊपर काम करता है उसी का एनर्जी चला जाता है, लूजेस एनर्जी। जबकि द ऑब्जेक्ट ऑन व्हिच द वर्क इज डन गेन्स एनर्जी, जिसके ऊपर काम हो रहा है वो क्या करता है? एनर्जी गेन करता है। हाँ, तो हाउ डजन, जैसे मनी आपके पास होता है, आप देते हो तो आपका जैसे मनी खत्म हो जाता है, और जिसके पास जाता है, किसी को आप पैसे दे रहे हो तो आपके पैसे खत्म हो रहे हैं, जिसको दे रहे हो उसके पैसे बढ़ रहे हैं, वो गेन कर रहा है। इसी हिसाब से आप कुछ कंसेप्ट बिठा लीजिए। तो नाउ हाउ डज एन ऑब्जेक्ट विथ एनर्जी डू वर्क, तो फिर किसी का एनर्जी होता है तो वो कैसे काम करता है? एन ऑब्जेक्ट दैट पोजेस एनर्जी कैन एक्सर्ट फोर्स, जिसका एनर्जी होता है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है, और जब वो फोर्स अप्लाई करता है तो जो फोर्स अप्लाई करता है उसके एनर्जी ट्रांसफ़र होकर वो दूसरे के ऊपर चला जाता है। तो पहले वाला से वो एनर्जी ट्रांसफर होकर दूसरे वाला के ऊपर चला जाता है। तो फिर जो सेकंड ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट है, वो फिर मूव करता है, क्योंकि वो तो एनर्जी रिसीव कर रहा है, उसको शक्ति मिल रहा है, तो फिर वो मूव करने लगता है, इसीलिए वो डू सम वर्क, कुछ काम भी करता है। तो दस द फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड हैड ए कैपेसिटी टू डू वर्क। तो इसी हिसाब से फर्स्ट ऑब्जेक्ट का जो कैपेसिटी, पहले फर्स्ट ऑब्जेक्ट का है एक कैपेसिटी रहा काम करने के लिए। दिस इम्प्लाइज दैट एनी ऑब्जेक्ट दैट पोजेस एनर्जी कैन डू वर्क। तो इसी से हमको ये नतीजा निकला कि हम इतना तो कम से कम श्योर हो गए कि एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट हो जिसका पास एनर्जी होगा वो काम कर पाएगा। ठीक है, चाहिए आपको एनर्जी, अगर करना है काम तो एनर्जी तो आपको चाहिए ही चाहिए, है ना। चलिए, द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो फिर आपके पास कितना एनर्जी है ये आप पता चलता है आपके कितना काम करने का कैपेसिटी है। जितना ज़्यादा काम कर पाओगे, अरे वो तो बहुत एनर्जेटिक है, हम बोलते हैं ना रात की 10 बज जाए थकती नहीं, और कोई है सुबह 1 बजे तक काम कर लिया, बाबा मैं तो थक गया, आई एम टायर्ड बोलते हैं ना। तो फिर ये एनर्जी कितना है आप में कैसे पता चलेगा? आपकी जितना काम करने की कैपेसिटी, उसी से आपको पता चलेगा कि आप में कितना एनर्जी है। द यूनिट ऑफ एनर्जी इज यूनिट, एनर्जी को यूनिट क्या है? जो हमारी वर्क का यूनिट है वही है, क्या है? ये है जूल। तो फिर 1 जूल इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क। तो 1 जूल एनर्जी किसे कहेंगे? 1 जूल ऑफ काम करने के लिए जितना शक्ति चाहिए उसे कहेंगे 1 जूल ऑफ एनर्जी। समटाइम्स अगर हम इसको किलो जूल के हिसाब से भी नाप सकते हैं, जो कि 1000 जूल हो जाता है हमारे 1 किलो जूल। जैसे ये किलो जूल का मामला तो आप जानते ही हैं। चलिए आप शुरू करते हैं। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी जो है वो डिफरेंट फॉर्म में रहता है। तो फिर कौन कौन सा फॉर्म है? जैसे हो गया हमारा मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी में आएगा हमारे पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी।
और फिर हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, ये सारे हो गए हमारे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। द वर्ल्ड वी लिव इन प्रोवाइड एनर्जी इन मेनी डिफरेंट फॉर्म्स। तो फिर इस वर्ल्ड में बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स से हमको एनर्जी मिलता है और ये सारे हैं। अब हम देखने वाले हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये एक्टिविटी 11.6। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हमने क्या किया, एक हेवी बॉल लिया और ड्रॉप इट ऑन ए थिक बेड ऑफ सैंड। एक जैसे सैंड का बेड है उसी के ऊपर हमने उसको ऊपर से ऊंचाई से उसको ड्रॉप किया, जस्ट छोड़ा। तो क्या होगा, वेट बेड ऑफ सैंड कुड बी बेटर। अगर ये बेड अगर वेट हो, जो सैंड का बेड हो वेट हो, तो फिर हमको ये एक्सपेरिमेंट ज़्यादा अच्छा तरह पता चलेगा। जैसे अगर हम 25 सेंटीमीटर हाइट से बॉल को गिराएं तो फिर क्या होगा, इस सैंड बेड में एक डिप्रेशन आ जाएगा। ऐसे हम क्या करेंगे, बॉल को 50 सेंटीमीटर अबव, 1 मीटर अबव और 1.5 मीटर हाइट से एक एक बार छोड़ेंगे। तो उसी हिसाब से नीचे हमारी सैंड बेड में डिप्रेशन भी होता जाएगा। तो फिर उसी सारे डिप्रेशन को हम मार्क करेंगे, मार्क द डिप्रेशंस। किस लिए, क्योंकि हमको पता चलेगा कि कौन सा 50 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर ऊंचाई से छोड़ा गया था, कौन सा 50 सेंटीमीटर, कौन सा 1 मीटर ऊंचाई से छोड़ो तो कितना गहरा डिप हमारे डिप्रेशन होता है, और 1.5 मीटर ऊंचाई से छोड़ो तो कितना गहरा हमारे डिप्रेशन होता है। ये सारे पता चलेगा। फिर हम सारे जो डिप्रेशंस को कंपेयर करेंगे और इनका डेप्थ को हम कंपेयर करेंगे। तो फिर कौन सा ज़्यादा डीपेस्ट होगा, कौन सा ज़्यादा गहरा होगा, कौन सा कम गहरा होगा, ये आपको कंपेयर करके पता चल जाएगा। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो ज़्यादा ऊंचाई से है वो ज़्यादा गहरा तक जाएगा, उसने इतना ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी गेन की, तो फिर इतना ज़्यादा उसने काइनेटिक एनर्जी उसका फिर टर्न हो गया और उसने इतना गहरा डीप डिप्रेशन किया। तो ये सारी बात हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। चलिए अब एक्टिविटी 11.7, शट ऑफ द apparatus एज सोन। तो फिर हमारे यहाँ एक देखिए अरेंजमेंट हुआ है, क्या है कि सेट अप द apparatus एज सोन इन फिगर 11.5 में जैसे दिया गया है, ऐसे ही आपको ये apparatus को सेट करना है कि प्लेस ए वुडन ब्लॉक ऑफ नोन मास इन फ्रंट ऑफ द ट्रॉली। हमने एट ए कन्वीनियंट फिक्स्ड डिस्टेंस, ये एक ट्रॉली है और यहाँ पर हमने एक मास रखा, एक वस्तु को यहाँ हमने रखा, एक फिक्स्ड डिस्टेंस में रखा। तो प्लेस ए नोन मास ऑन द पेन सो दैट द ट्रॉली स्टार्ट्स मूविंग। ये एक पेन है, तो यहाँ पर जैसे ही हमने एक मास रखा तो फिर यहाँ पर अगर वजन देंगे, मास देंगे तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिक ऐसे मूव करने लगेगा, ये ऐसे मूव करने लगेगा। मूव होकर क्या होगा, फिर इसी मास को ये जो है इसके ऊपर ये हिट करेगा। द ट्रॉली मूव्स फॉरवर्ड एंड हिट्स द वुडन ब्लॉक। तो जाकर ये ट्रॉली जाकर ये वुडन ब्लॉक को हिट करेगा। तो वुडन ब्लॉक क्या होगा, फिक्स स्टॉप ऑन द टेबल इन सच ए मैनर दैट द ट्रॉली स्टॉप्स आफ्टर हिटिंग द ब्लॉक। तो फिर आप इसी हिसाब से कीजिए कि ट्रॉली जैसे इसको डशिंग हो गया, यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। ऑफ क्या होगा कि ये जो मास है ये डिस्प्लेस होकर इधर आ जाएगा, इसी पोजीशन ले लेगा। नोट डाउन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक। दिस मीन्स वर्क इज डन ऑन द ब्लॉक बाय द ट्रॉली एज द ब्लॉक हैज गेन्ड एनर्जी। तो फिर ये वस्तु जो है यहाँ से यहाँ तक मूव किया है, इसका मतलब है इसने कुछ एनर्जी गेन किया है, इसीलिए इसके द्वारा कुछ काम हुआ है। तो फ्रॉम वेयर डज द एनर्जी कम, इसको एनर्जी कहाँ से मिला, इस वस्तु को एनर्जी कहाँ से मिला, इसी ट्रॉली से मिला। तो रिपीट दिस एक्टिविटी बाय इंक्रीजिंग द मास ऑफ द पेन। यहाँ पर इस पेन पे मास जितना ज़्यादा करेंगे तो फिर उसी हिसाब से ये इतना जोर से जाकर इसको धक्का देगा। इन व्हिच केस इज़ द वर्क डन मोर। जितना हम ज़्यादा वजन करेंगे ये ट्रॉली इतना जोर का मूव करेगा, और ये जो ये वस्तु है जितना ज़्यादा ये आगे मूव करेगा, मास डिस्प्लेसमेंट होगा, वर्क डन ज़्यादा होगा। तो इससे हमने ये जाना कि देखो ए मूविंग ऑब्जेक्ट कैन डू वर्क। जब एक ऑब्जेक्ट मूव करता है, मूविंग ऑब्जेक्ट, तो फिर कैन डू वर्क,
वो मूव कर रहा है तो वो कुछ काम कर सकता है, मूविंग ऑब्जेक्ट है। एन ऑब्जेक्ट मूव्स फास्टर कैन डू, और वो अगर ज़्यादा जोर का और फास्टर मूव करने लगे तो ज़्यादा काम भी वो कर पाएगा। देन एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट ब्लोइंग रिलेटिवली स्लो, पर एक वस्तु अगर स्लो जा रहा है तो वो कम काम कर पाएगा। ऐसे हमारी मूविंग बुलेट हुआ, हमारी ब्लोइंग विंड हुआ और रोटेटिंग व्हील, ये सब भी काम कर पाएंगे। और स्पीडिंग स्टोन में भी ज़्यादा काम हो पाएगा। हाउ डज ए बुलेट प्यार से टारगेट, बुलेट क्या करता है, एक टारगेट को भेद करता है। और हमारे वाइंड मिल से क्या होता है, ब्लेड हमारी मूव करता है। विंड से क्या होता है, मूव द ब्लेड्स ऑफ ए विंड मिल, विंड मिल के ब्लेड को कौन मूव करता है, हमारे विंड। ऑब्जेक्ट्स इन मोशन पोजेस एनर्जी, इसी से हमको ये पता चला कि जो मोशन में रहता है जिस ऑब्जेक्ट, उसमें यानी कि एनर्जी होता है। वी कॉल दिस एनर्जी काइनेटिक एनर्जी। तो फिर बड़ी मोशन में होता है और उसके पास शक्ति होता है तो उसे हम कहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक मीन्स ये वर्ड रिलेटेड है तो आपकी मोशन से, और अगर गति या शक्ति बोलते हैं ना, गति से ये पैदा हुआ है, ये शक्ति एक बड़ी मोशन में रहता है तभी जाकर ये होता है काइनेटिक एनर्जी। तो ए फॉलिंग कोकोनट, जैसे ऊंचाई से एक कोकोनट गिरा, ए स्पीडिंग कार, एक कार अगर स्पीड हो रहा है, ए रोलिंग स्टोन हुआ, अगर फ्लाइंग एयरक्राफ्ट हुआ, या फिर हमारी फ्लोइंग वाटर, बहता हुआ पानी हुआ, या फिर बहता हुआ हमारी हवा हुआ, या फिर हमारी जोर से दौड़ता हुआ एथलीट हुआ। तो फिर ये सारे क्या करते हैं, इनके पास होता है भरपूर कौन सा टाइप ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये सारे मोशन में होते हैं और मोशन में होते हुए जो एनर्जी होता है वो होता है हमारे काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हम इसको शॉर्ट में बोले तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। किसी वस्तु को गति करने से जो एनर्जी प्राप्त होता है उसी को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस विथ इट्स स्पीड, स्पीड जितना बढ़ेगा यानी कि मोशन जितना बढ़ेगा ये एनर्जी इतना बढ़ेगा, है ना। तो हाउ मच एनर्जी इज पोजेस्ड बाय ए मूविंग बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, ये मोशन की वजह से इसका कितना एनर्जी इसके पास है। बाय डेफिनेशन वी से दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी मूविंग विद अ सर्टेन वेलोसिटी इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट टू मेक इट एक्वायर दैट वेलोसिटी। तो फिर अगर किसी वस्तु किसी सर्टेन वेलोसिटी में मूव कर रहा है तो फिर उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, इट इज इक्वल टू द वर्क डन, उसके ऊपर जितना काम हुआ है उसी वेलोसिटी अटेंड करने के लिए उसका काइनेटिक एनर्जी इतना ही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लेट अस नाउ एक्सप्रेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन। इसी को अगर इक्वेशन के माध्यम से देखें तो कंसिडर, अगर एक मास को हमने m लिया और एक मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और वो मास वो m वाला बड़ी अगर मूव कर रहा है u वेलोसिटी में, और तो फिर इसके ऊपर लेट इट नाउ बी डिस्प्लेस्ड थ्रू ए डिस्टेंस, और इसी ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस s मूव किया, और व्हेन ए कांस्टेंट फोर्स f एक्ट्स ऑन इट, किसी वस्तु जिसका मास है m उसके ऊपर फोर्स f एक्ट किया, तो फिर वो डिस्टेंस s मूव करके वेलोसिटी वो पहले से उसका वेलोसिटी था u, तो फिर ऐसे में जो वर्क डन हुआ तो उससे हम क्या कहेंगे, W इक्वल टू W इज Fs, W इक्वल टू Fs। ये वर्क डन में हम पढ़े हैं, हमारे फर्स्ट वाला पार्ट में पढ़े हैं W इक्वल टू Fs। तो फिर ये F क्या है, S क्या है आपको पता है, F है ये फोर्स अप्लाइड, और ऐसे ही वो डिस्टेंस जितना उसने तय किया। द वर्क डन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल कॉज ए चेंज इन इट्स वेलोसिटी, तो उसके ऊपर जो वर्क हुआ इससे क्या होगा, उसका वेलोसिटी चेंज होगा, और इसका वेलोसिटी जो u था अभी उसका वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा v। तो फिर और इसमें जो एक्सीलरेशन हुआ u से v तक पहुंचने के लिए एक्सीलरेशन ही तो हुआ है, तभी जाकर उसका वेलोसिटी चेंज हुआ है, इस एक्सीलरेशन को हमने लिया a। तो फिर ऐसे में हम इसको लिख पाएंगे, इक्वेशन लिख पाएंगे, अगर ये इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और हमको ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन a डाला गया है जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट s है। ऐसे में आपको मोशन चैप्टर में याद है ना, जो हमारी एक इक्वेशन है v² - e² इक्वल टू 2as, ये वाला इक्वेशन है।
और इसी से हमको s मिलता है v स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल बाय 2a। s को हम सेपरेट कर देंगे तो v स्क्वायर माइनस ये s हो जाएगा हमारा क्या, v स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2a। तो अगर हम सेक्शन 9.4 में देखें तो हमको पहले से पता है कि f इक्वल टू क्या है, ma, f इक्वल टू ma। और इसी को अगर हम यूज करेंगे तो ये w इक्वल टू fs जो है ये f की जगह पर हम लिख सकते हैं सीधा ma, है ना। f की जगह हम लिख सकते हैं ma और s की जगह हम लिख सकते हैं ये क्या, s की जगह हम लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बाय 2a। समझ में आ गया। तो देखिए यही लिखा गया है, f की जगह लिखा गया है ma और s की जगह लिखा गया है v स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बाय 2a। तो इसी हिसाब से हमारा w हो गया हाफ, क्योंकि ये a और a ये दोनों कैंसिल हो गए तो हाफ m a हो के हमारा हाफ m v स्क्वायर माइनस स्क्वायर। अगर एक वस्तु अगर स्टेशनरी पोजीशन से शुरू हुआ, इसका मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो फिर ऐसे में हमारा w हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। इट इज क्लियर फ्रॉम द वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। तो कितना वर्क हुआ है, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो जबकि u अगर 0 हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। तो फिर हम काइनेटिक एनर्जी कितना है कैसे डिफाइन करेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड by an object of mass m and moving with a uniform velocity v is half mv square। ठीक है, इसको आप अच्छी तरह याद रख लीजिए कि काइनेटिक एनर्जी जो है ई के ये हो गया हमारा हाफ mv स्क्वायर। ओके, देन इसके साथ कई एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल अगर करेंगे तो आपको ये और भी क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो पोटेंशियल एनर्जी है देखो, जैसे हमारा एक एक्टिविटी किया गया है 11.8 में, हमने इसमें लिया है एक रबर बैंड और उसको हम एक साइड पकड़ के रखे और दूसरे साइड को हमने थोड़ा खींचा। तो खींचने से क्या होगा, जाहिर सी बात है आप ये कई बार किए होंगे, तो वो स्ट्रेच होगा, वो लंबा होगा, फिर आप स्ट्रेच करके फिर उसको छोड़ देंगे, रिलीज कर देंगे, तो क्या होगा, वापस अपनी जगह वो हाजिर। तो इट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल लेंथ, जो पहले वाला लेंथ था उसी लंबाई ही हो जाएगा। ऑब्वियसली द बैंड हैड एक्वायर्ड एनर्जी इन इट्स स्ट्रेच्ड पोजीशन। हाउ डिड इट एक्वायर एनर्जी, ये अपना पूर्वावस्था को, ओरिजिनल पोजीशन को, ओरिजिनल लेंथ को कैसे आया, उसको ये शक्ति कहाँ से आया, क्योंकि जब हमने उसको स्ट्रेच किया था, जब हमने स्ट्रेच किया उसी टाइम वो जरूर ही एनर्जी एक्वायर किया था। तो फिर उसने ये एनर्जी एक्वायर किया कैसे, ये हम आगे इसका आंसर मिलेगा। अब चलिए और एक एक्टिविटी करते हैं 11.9, जिसमें हम लेने वाले हैं टेक ए स्लिंकी एज शोन इन ए बिलो। जो आप देख रहे हैं ऐसे हम लेने वाले हैं और इसको एक हैंड में पकड़ के दूसरे हैंड में खींचेंगे और रिलीज करेंगे हमारी पहले वाला एक्टिविटी की तरह। तो क्या होगा, ये भी जब अपना पूर्वावस्था में फिर लौट आएगा। क्यों ऐसा होता है, उसको एनर्जी कहाँ से मिली, फिर अपना ओरिजिनल पोजीशन होने के लिए, क्योंकि जब हमने स्ट्रेच किया था तभी इसने एक्वायर एनर्जी। तो फिर इसको भी अगर हम कंप्रेस भी करेंगे ना, तो फिर वो फिर अपना अवस्था में पूर्व ओरिजिनल पोजीशन में वो आ जाएगा। ऐसे और एक एक्टिविटी हमने लिया, एक्टिविटी 11.10। इसमें हम क्या करेंगे, अब बच्चों को देखें, ये एक्टिविटी हम पहले से भी फास्ट इसका एग्जाम्पल लिए थे कि बच्चों क्या करते हैं, एक टॉय कार लेकर उसको चाबी मोड़ लेते हैं। तो फिर इससे क्या होगा, और चाबी मोड़ने के बाद जब उसको ग्राउंड में छोड़े तो फिर वो कार तो मूव करने लगता है। अरे ये अजीब सी बात है, इस कार में इतना शक्ति आया कहाँ से, इसने इतना एनर्जी एक्वायर कहाँ से किया। तो फिर डज द एनर्जी एक्वायर डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ वाइंडिंग। हमने जितने बार चाबी का वाइंडिंग किया इतनी बार उसने एनर्जी गेन की। तो इसी एनर्जी अब ये दे रहा है कि जिसकी वजह से वो मूव कर रहा है। तो ये सब के टेस्ट हम कैसे करें, चलिए आगे करते हैं। और एक एक्टिविटी है जिसमें लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट थ्रू ए सर्टेन हाइट। एक वस्तु को हमने कुछ ऊंचाई तक उठाया और फिर उसको हमने छोड़ दिया तो वो गिर गया। दिस इम्प्लाइज दैट इट हैड एक्वायर्ड सम एनर्जी। तो फिर वो गिरने के लिए उसके पास शक्ति कहाँ से आया, उसने जब हमने ऊपर उठाया था उसको हाइट में, तो फिर उसने एक्वायर एनर्जी किया था। तो इससे
जितना ऊंचाई तक आप लेंगे उसका इतना एक्वायर वो एनर्जी एक्वायर करेगा और इतना ऊंचाई से और नीचे आने के लिए उसको फिर शक्ति मिलेगा। तो फ्रॉम वेयर डिड इट गेट एनर्जी, उसके पास शक्ति कहाँ से आया, ये सब का आंसर हमें आगे जाकर मिलने वाला है। हमने जितने सारे एक्टिविटीज किए हमको ये पता चला एनर्जी गेट स्टोर्ड ड्यू टू वर्क डन, क्योंकि हमने जो ऊंचाई तक उठाया या फिर हमने टॉय कार का जो चाबी को मोड़ा था, तो फिर इससे क्या हुआ, एनर्जी गेट स्टोर्ड ड्यू टू वर्क डन। हमने उस वस्तु के ऊपर जो वर्क किया उसी वजह से उसमें एनर्जी स्टोर हो गया और उसी एनर्जी को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। उसी एनर्जी को कहते हैं क्या, पोटेंशियल एनर्जी। तो फिर एनर्जी गेट स्टोर्ड ड्यू टू वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट। हमने जिस वस्तु के ऊपर अपना वर्क डन किया उसके लिए उसी वस्तु में क्या हुआ ना, द एनर्जी ट्रांसफर टू एन ऑब्जेक्ट इज स्टोर्ड। हमने उसी तो फिर चाबी मोड़ने से क्या हुआ ना, हमसे वो एनर्जी ट्रांसफ़र होकर जाकर कार में स्टोर हुआ, स्टोर पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब से, और फिर उसको चलने के लिए शक्ति मिली। इट इज़ नॉट यूज टू कॉज ए चेंज इन द वेलोसिटी और स्पीड। इफ इट इज़ नॉट यूज टू कॉज ए चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ ए स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो यू ट्रांसफर एनर्जी व्हेन यू स्ट्रेच ए रबर बैंड। जब हमने रबर बैंड को स्ट्रेच किया तो फिर उसी टाइम क्या हुआ, एनर्जी ट्रांसफर होके गया टू द बैंड इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो जब आपने रबर बैंड को खींचा था तो फिर उसके ऊपर एनर्जी ट्रांसफर होके गया था और वही हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी। तो यू डू वर्क फाइल वाइंडिंग द की ऑफ ए टॉय कार। टॉय कार के भी आपने जो इसका चाबी को मोड़ा था, वाइंडिंग किया था, तो आपने उसके ऊपर कुछ काम किया तो उससे क्या हुआ ना, द एनर्जी ट्रांसफर टू द स्प्रिंग। एनर्जी ट्रांसफ़र होकर उसी स्प्रिंग के पास चला गया और वहाँ पर स्टोर होके रहा, और इसे स्टोर होके जो रहा उसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। हम कहते हैं ना तेरा ये पोटेंशियल नहीं है ये काम करने का, मतलब तेरे अंदर ये अंदरूनी शक्ति नहीं है, वो हो गया हमारे पोटेंशियल एनर्जी। जब हमने चाबी को मोड़ा उसमें वो पोटेंशियल एनर्जी हो गया, उसका पोटेंशियल डेवलप किया। द पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज द एनर्जी प्रेजेंट इन इट बाय वर्चू ऑफ इट्स पोजिशन और कन्फिगरेशन। तो फिर पोटेंशियल एनर्जी किसे कहेंगे, उसको बिकॉज ऑफ इट्स द एनर्जी प्रेजेंट इन इट। उसी में जो एनर्जी रहता है किसके वजह से रहता है, बिकॉज ऑफ इट्स पोजिशन और कन्फिगरेशन। इसके जो पोजीशन चेंज हुआ और उसका कॉन्फ़िगरेशन, इसका अंदरूनी जो संरचना चेंज हुआ, उसकी इसी वजह से उसमें वो शक्ति आया। एक्टिविटी 11.12 इसमें हम लेने वाले हैं एक बम्बो स्टिक और उससे हम एक बाव बनाएंगे, और जैसे इसी फिगर में दिया गया है। फिर हम क्या करेंगे, एक एरो रखेंगे जिसका बहुत लाइट वेट का होगा, जिसका वन एंड सपोर्टेड बाय द स्ट्रेच स्ट्रिंग। ये वन एंड देख रहे हैं, सपोर्टेड बाय द स्ट्रेच स्ट्रिंग। इसी स्ट्रेच, ये स्ट्रिंग जो है स्ट्रेच होके है और ये इसी सपोर्ट में है, वन एंड। नोटिस द एरो, तो नाउ स्ट्रेच द स्ट्रिंग एंड रिलीज। इसी स्ट्रिंग को हम ऐसे खींचा और फिर इसको छोड़ दिया, तो फिर क्या हुआ, ये एरो जो है ये पूरा सामने फ्लाई करके चला गया। एरो फ्लाइंग ऑफ द बाव, नोटिस द चेंज इन द शेप ऑफ द बाव। तो फिर बाव का शेप जो ऐसा हो के था अब वो ऐसा हो गया। तो फिर इसमें क्या होगा ना, उसने फिर एनर्जी रिगेन किया और फिर अपना ओरिजिनल स्टेट में आ गया। तो फिर ये भी है पोटेंशियल एनर्जी का हमारी एग्जाम्पल। और द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड द बाव ड्यू टू स्टोर्ड इन द बाव ड्यू टू द चेंज इन इट शेप। इसका शेप में जो चेंज हुआ इसके वजह से ये हो पाया इन थ्रोइंग ऑफ द एरो। इसी के साथ हमारे पार्ट खत्म होता है। थैंक यू। With this, we complete the second part of the chapter. If you like the video, then please subscribe my channel, press the bell icon so that you can get the latest chapter uploaded by me. Thank you.